दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पुनीत और आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ान पर कम्युनिटी कलर्स। आज है शुक्रवार और शुक्रवार के ठीक 9 बजते ही हम आपके लिए आपका ये पसंदीदा खास प्रोग्राम लेकर हाजिर होते हैं, कम्युनिटी कलर्स, जिसमें होती हैं डिसेबिलिटी न्यूज और बहुत से अलग अलग सेगमेंट्स भी समय समय पर हम आपके लिए पेश करते रहते हैं। और इसके साथ ही होता है सेगमेंट माय ओपिनियन और ओपिनियन, जो जिसे हम रेडियो उड़ान का कम्युनिटी कलर्स का एडिटोरियल कह सकते हैं, जो आपके लिए पेश किया जाता है अलग अलग टॉपिक्स पर। दोस्तों आप अच्छी तरह जानते हैं कि रेडियो उड़ान आपके लिए हर बार एक नया प्रयास करता रहा है। हर बार रेडियो उड़ान की ओर से नए नए कार्यक्रमों का, नई नई प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाता रहा है। और ऐसे में रेडियो उड़ान की ओर से एक खास सरप्राइज आपके लिए आ रहा है। आपको बस करना है थोड़ा सा इंतजार, जिसकी जानकारी आपको जल्दी ही दे दी जाएगी। लेकिन हाँ, इस शो में आपको इतनी सी मैं हिंट जरूर दे देता हूं कि एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी, एक बहुत बड़ा अवसर आपको रेडियो उड़ान की ओर से प्रदान किया जाने वाला है। तो इस मोमेंट का आप सब इंतजार कीजिए, इस अपॉर्चुनिटी का आप सब इंतजार कीजिए। हम जल्द ही इस अवसर की घोषणा आपके बीच अलग अलग माध्यमों से करेंगे। तो बहरहाल रेडियो उड़ान पर आप प्रोग्राम कम्युनिटी कलर सुन रहे हैं और अपने घरों में आप रहिए, अपना ख्याल रखिए, अपने आप को सुरक्षित रखिए। कोरोना वायरस या कोविड-19 के केस दिन ब दिन बढ़ते चले जा रहे हैं और इनसे संबंधित जानकारी भी समय समय पर आपको दी जाती रही है, चाहे वे सरकारी माध्यमों से हो या फिर मोबाइल फोन पर बजने वाली कॉलर ट्यून्स के माध्यमों से हो। तो मोबाइल पर बजने वाली कॉलर ट्यून्स को आप बहुत बार सीरियसली नहीं लेते हैं, लेकिन इस कॉलर ट्यून को आप सीरियस ले लीजिए। अपने चेहरे को कहीं भी आप जाएं तो मास्क से ढककर रखिए, अपना बचाव कीजिए, अपने आप को सुरक्षित रखिए। तभी देश सुरक्षित रहेगा, तभी देश सुरक्षित हाथों में रहेगा। क्योंकि आप सुरक्षित होंगे तो देश सुरक्षित होगा। आप सभी, हम सभी इस देश का भविष्य हैं और हमें ही इस देश के भविष्य को बनाना है। साथ ही साथ दोस्तों, मैं एक और बात भी प्रोग्राम की शुरुआत में ही आपसे करता चलूं कि जब हम अपने अधिकारों की बात करते हैं, जब हम सरकार से अपेक्षाएं रखते हैं, उम्मीदें रखते हैं, तो इसके साथ ही हमें अपने ड्यूटीज, अपने कर्तव्यों के बारे में भी अवेयर होना चाहिए, जागरूक होना चाहिए। ये मैं हमेशा कहा करता हूं। तो आई होप कि आप अपने कर्तव्यों के प्रति, अपनी ड्यूटीज के प्रति अवेयर होंगे, जागरूक होंगे और जितना अपने राइट्स के लिए आप कोशिश करेंगे, उतना ही अपनी ड्यूटीज को निभाने की भी आप कोशिश करेंगे। ऐसा मैं यकीन मानकर चल रहा हूं इस प्रोग्राम के जरिए। तो कम्युनिटी कलर्स में आप सभी का स्वागत है। आप इस शो को फीडबैक देते रहिएगा और आपके फीडबैक्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आपके फीडबैक्स आते रहते हैं, आपके कमेंट्स और कॉम्प्लीमेंट्स आते रहते हैं, समय समय पर आपकी आलोचनाएं भी आती रहती हैं, आपके सुझाव भी आते रहते हैं। उन सभी का हार्दिक स्वागत है। और आप यदि कोई भी न्यूज भेजना चाहते हैं तो आपको कभी भी हिचकिचाने की जरूरत नहीं है कि आप डायरेक्ट हमारे मेल आईडी radioudan@gmail.com पर न्यूज भेज सकते हैं और आपकी न्यूज, आपके द्वारा भेजी गई खबर को हम वेरीफाई करने के बाद इस प्रोग्राम में वेबकास्ट जरूर करेंगे। तो उम्मीद करता हूं कि आप इस प्रोग्राम को पसंद कर रहे होंगे। चलिए मैं आपको बता देता हूं, आप हमारी एप्स प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, दोनों पर अवेलेबल हैं। और पीसी यूजर्स के लिए हमारी प्लेलिस्ट अवेलेबल है विनैम्प और वीएलसी के लिए, या हमारी वेबसाइट पर आप डायरेक्टली भी हमें सुन सकते हैं। हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए, जहां से मिल सकती हैं आपको लेटेस्ट अपडेट्स और नोटिफिकेशंस भी। एक वेबिनार भी होने वाला है बहुत इंपॉर्टेंट रेडियो उड़ान की ओर से, जिसकी जानकारी भी आगे चलकर इस प्रोग्राम में आपको दे दी जाएगी। तो प्रोग्राम को सुनते रहिए, ध्यान से सुनते रहिए दोस्तों। आइए बढ़ते हैं सबसे पहले न्यूज हेडलाइंस की ओर। कानपुर में एक दिव्यांग महिला के साथ गैंगरेप का मामला आया सामने। मास्क लगाकर घुसे थे बदमाश घर के भीतर। हरियाणा के रोहतक जिले में कोरोना वायरस की बहुत बड़ी चेन, जनसेवा संस्थान में 60 दिव्यांग एक साथ पाए गए संक्रमित। झांसन बागेश्वर में विकलांगता प्रमाण पत्र बनाने के लिए लगाया गया शिविर बदला धरने में। ऑर्थो को छोड़कर कोई भी स्पेशलिस्ट नहीं था उपलब्ध। बेंगलुरु के एक दृष्टिबाधित वकील ने बेंगलुरु की एक रेजिडेंशियल सोसाइटी के खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन का किया केस दर्ज। मध्य प्रदेश के 15 लाख दिव्यांगों को बसों में यूडीआईडी कार्ड के जरिए मिलेगी किराए में छूट। और दृष्टिबाधित समाज को एक बड़ी क्षति, वर्ल्ड ब्लाइंड यूनियन के
जनरल सेक्रेटरी और ऑल इंडिया कन्फेडरेशन ऑफ द ब्लाइंड के प्रेसिडेंट श्री A.K. मित्तल का निधन, पूरा दृष्टिबाधित समाज शोक में डूबा। हेडलाइंस के बाद अब डिटेल्ड न्यूज बुलेटिन की ओर बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक लेना होगा। ब्रेक के बाद वापस आएंगे। सुनते रहिए प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स रेडियो उड़ान पर। हम अभी वापस आते हैं। अब होगी उन सेलिब्रिटीज से बातचीत जो आपको दे सकते हैं एक नया नजरिया, जो बन सकते हैं आपके लिए इंस्पिरेशन। जी हां, आईवे एनकाउंटर्स अब रेडियो उड़ान पर भी 3 अक्टूबर से हर शनिवार शाम 6:30 से। ज्यादा जानकारी के लिए लॉग इन कीजिए www.radioudan.com। हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए और पाइए नोटिफिकेशन सबसे पहले। हैप्पी लिसनिंग। फिल्में हमारी जिंदगी का आईना होती है। हमारी जिंदगी की तरह ही फिल्मों में भी म्यूजिक, कॉमेडी, रोमांस और ड्रामा होता है। आप होते तुम ये कहती तो कैसा होता, तुम वो कहती। इस दिन का बहुत इंतजार किया था मैंने। I love you। वक्त तुम्हारा खराब आया और दिन हम गिने। तो दोस्तों, मैं रफ्तारी रुचिका लेकर आई हूँ आपके लिए एक शो जो कि आप सुन सकते हैं बुधवार शाम को 7 से 8। उस शो का नाम है फिल्मी दुनिया, जिसमें आप 3 घंटे की फिल्म सुनेंगे सिर्फ 1 घंटे में। सो एंजॉय रेडियो उड़ान, द फ्लाइट ऑफ लाइफ। अगर चोट आसानी से लगे तो मदद भी आसानी से मिलनी चाहिए। इसलिए अब से सैवलॉन की बोतल आती है नेत्रहीन सहायक ब्रेल मार्किंग के साथ। Hi, this is Sunil Kamath and you're listening to Radio Udan. For more info, log on to www.radioudan.com. Download our app from Google Play Store and do not forget to follow us on social media platforms and subscribe to us on our YouTube channel, Radio Udan. प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ान पर और मैं हूं आपके साथ पुनीत। चलिए अब बढ़ते हैं डिटेल्ड न्यूज बुलेटिन की ओर। उत्तर प्रदेश के कानपुर में एक 45 वर्षीय दिव्यांग महिला के साथ रेप का मामला सामने आया है। मास्क लगाकर घर में घुसे बदमाशों ने तमंचे के जोर पर महिला से बलात्कार को अंजाम दिया और उसके बेटे को मार देने की भी धमकी दी। मंगलवार सुबह 3 से 4 बजे के बीच कुछ बदमाश छत के रास्ते मास्क लगाकर घर में घुसे और महिला का मुंह दबोच लिया, कनपट्टी पर तमंचा रखकर बलात्कार को अंजाम दिया और कमरे में सो रहे बेटे को जान से मार देने की धमकी दी। जब बेटे की नींद खुली तो उसने शोर मचाना शुरू किया। बदमाश बेटे को जान से मार देने की धमकी देते हुए वहां से फरार हो गए। पुलिस ने महिला की तहरीर पर मामला दर्ज कर लिया है। महिला का पिछले कई वर्षों से अपने पति से विवाद चल रहा था और महिला बिदनू थाना क्षेत्र एक गांव में अपने बेटे के साथ रह रही थी, जबकि उसका पति हमीरपुर में रहता है। पीड़ित महिला का कहना है कि वह बदमाशों को नहीं पहचान सकी क्योंकि उन्होंने अपने चेहरों को मास्क से ढका हुआ था और इसके साथ ही अंधेरा भी था। महिला अपने घर के आंगन में सो रही थी और उसका 22 वर्षीय बेटा घर के कमरे में सो रहा था। बेटे के शोर मचाने पर बदमाश मेन गेट की कुंडी खोलकर घर से भाग गए। घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस ने FIR दर्ज कर ली है। मीडिया में आ रही खबरों की अगर माने तो बिदनू थाना प्रमुख पुष्पराज सिंह ने कहा है कि महिला की शिकायत पर FIR दर्ज कर ली गई है और बदमाशों की तलाश जारी है। हरियाणा के भिवानी रोड स्थित जनसेवा संस्थान में कोरोना वायरस की एक बहुत बड़ी चेन सामने आई है। इस संस्थान में लिए गए नमूनों में से 60 दिव्यांग व्यक्ति संक्रमित पाए गए हैं। आपको बता दें कि इसके अतिरिक्त बाहरी कॉलोनी के 8 लोग भी संक्रमित पाए गए हैं, जिनके नमूनों की जांच इसी शिविर में की गई थी। मीडिया में आई खबरों के मुताबिक अभी सभी संक्रमित दिव्यांग लोगों को अलग अलग कमरों में रखा गया है।
लेकिन कोविड के लक्षण पाए जाने पर उन्हें ब्राह्मणवास केंद्र में इलाज के लिए भेजा जा सकता है। संस्थान के संस्थापक डॉक्टर परमानंद ने एहतियात बरतते हुए श्रीनगर कॉलोनी के महिला वृद्ध आश्रम के 80, लाहली स्थित महिला अनाथ आश्रम के 100 से अधिक, जनसेवा संस्थान के सामने वृद्धाश्रम के 80 लोगों की जांच कराने का फैसला लिया है, ताकि अन्य संक्रमित लोगों का पता लगाया जा सके। इससे पहले इस संस्थान के संस्थापक डॉक्टर परमानंद और कई दूसरे बुजुर्ग संक्रमित पाए जा चुके हैं। ऐसा माना जा रहा है कि दिल्ली व बाहर प्रदेश से आए हुए बुजुर्ग या लावारिसों से यह संक्रमण न फैला हो। इसके साथ ही बहुत से दानदाता भी लंगर आदि लगाने के लिए यहाँ आते रहते हैं। इसके लिए अधिक एहतियात बरतने की आवश्यकता है। इस मंगलवार केंद्रीय शिक्षा मंत्री श्री रमेश पोखरियाल निशंक ने राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित योगेश दुबे की पुस्तक परिंदा 18वीं शताब्दी में भारत से मॉरिशस गए 4.5 लाख गिरमिटिया मजदूरों की अदम्य दास्तान पुस्तक का विमोचन किया। इस पुस्तक में 18वीं शताब्दी में मध्य भारत से मॉरिशस गए 4.5 लाख गिरमिटिया मजदूरों की अदम्य साहस की दास्तान का वर्णन है। इस पुस्तक में वर्णित है कि किस प्रकार भारतवंशियों ने पहले मॉरिशस की धरती को अपने अदम्य परिश्रम व साहस से सोना बनाया और अब मॉरिशस की यह पीढ़ी मॉरिशस के विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रही है। भारत के पूर्व राष्ट्रपति स्वर्गीय श्री प्रणब मुखर्जी, मॉरिशस के राष्ट्रपति श्री पृथ्वीराज सिंह रूपन व अनेक हाई कमिश्नरों, साहित्यकारों तथा कुलपतियों ने इस पुस्तक के संबंध में अपने विचार दिए हैं। प्रलेख प्रकाशन द्वारा प्रकाशित यह उपन्यास इंटरनेट पर भी उपलब्ध है। इस पुस्तक के लेखक श्री योगेश दुबे को भारत सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा दिव्यांगजन के कल्याण हेतु राष्ट्रपति द्वारा सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति के रूप में सम्मानित किया गया था। डॉक्टर योगेश दुबे को राष्ट्रीय युवा पुरस्कार भी मिल चुका है। यहाँ यह भी गौरतलब है कि डॉक्टर योगेश दुबे भारत विकास संस्थान के अध्यक्ष, भारतीय विकलांग कल्याण ट्रस्ट के उपाध्यक्ष और हिंदुस्तान स्काउट्स एंड गाइड के अध्यक्ष भी हैं। जासन बागेश्वर के जिला अस्पताल में इस सोमवार दिव्यांगजन के लिए प्रमाण पत्र बनाने के लिए एक शिविर का आयोजन किया गया। देखते ही देखते यह शिविर धरने में परिवर्तित हो गया। शिविर के धरने में परिवर्तित होने का कारण यह था कि इस दिव्यांग पत्र बनाने संबंधी शिविर में ऑर्थो को छोड़कर कोई भी स्पेशलिस्ट उपलब्ध नहीं था। जैसे ही इस बात की भनक कांग्रेसियों को लगी, कांग्रेसी नेता और अन्य व्यक्ति वहां पहुंचे और धरना आरंभ कर दिया। इस शिविर में दूर दूर के गांवों से दिव्यांग व्यक्ति अपना प्रमाण पत्र बनाने पहुंचे थे। यहां पहुंचकर उन्हें ऑर्थो के अलावा कोई भी स्पेशलिस्ट नहीं मिला और इसके साथ ही उन्हें अंग्रेजी में छपा फॉर्म थमा दिया गया, जिसे उन्हें भरकर वापस भेजना था, जिसे दिव्यांग व्यक्ति और उनके परिजन नहीं भर पाए। एक समाचार पत्र में छपी खबर के मुताबिक जब यह मामला कांग्रेस के नेताओं तक पहुंचा तो पूर्व विधायक श्री ललित और पूर्व पंचायत अध्यक्ष श्री हरीश अठानी अपने कार्यकर्ताओं सहित अस्पताल में पहुंच गए। तहसीलदार नवाजिश खलिक और सीएमएस डॉक्टर एलएस टोलिया भी मौके पर पहुंच गए। कांग्रेसियों ने सीएमओ और डिप्टी सीएमओ को बुलाने की मांग की और वे दिव्यांगों को सरकारी व्यय पर उनके घर तक छोड़ने की मांग पर अड़े रहे। इस मौके पर युवा कांग्रेस के अध्यक्ष कवि जोशी, पंकज परिहार, राजेंद्र टंगड़िया, अंकुर उपाध्याय, उमेश गढ़िया, सुरेश खेतवाल, घनश्याम उप्रेती, गोकुल परिहार आदि उपस्थित थे। इधर जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने धरने पर बैठे लोगों को वस्तुस्थिति बताई और धरना समाप्त किया। जिला अस्पताल में आयोजित शिविर में आए दिव्यांगों ने व्यवस्था पर सवाल उठाए। कई लोगों ने कहा कि उनके साथ छल हो रहा है। कोरोना महामारी के कारण वे अपने घरों से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, लेकिन प्रमाण पत्र बनाने के लिए वे अपने घरों से बाहर निकलने पर मजबूर हुए हैं, लेकिन यहाँ आकर भी उन्हें सफलता नहीं मिली। कोरोना महामारी को लेकर बने नियम सोमवार को इस जिला अस्पताल में तार-तार हुए, जब दिव्यांग जन और उनके परिजन धरने पर बैठे और लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। जम्मू कश्मीर सरकार ने कहा है कि जम्मू कश्मीर के सभी स्कूलों में दिव्यांग बच्चों के लिए रैंप, रेलिंग व ऐसी सभी सुविधाओं का होना अनिवार्य है, जिससे बच्चे सहजता से विद्यालयों में आ सकें। जम्मू कश्मीर सरकार का कहना है कि जम्मू कश्मीर में आरपीडी एक्ट पूरी तरह लागू हो गया है और इस संदर्भ में हाई कोर्ट ने भी आदेश जारी किए हैं।
सर्कुलर पर गंभीरता से कार्रवाई करते हुए जम्मू कश्मीर प्रदेश सरकार द्वारा सभी विद्यालयों को यह निर्देश दिए गए हैं कि 4 सप्ताह के भीतर रैंप, रेलिंग जैसी सभी सुविधाएं विद्यालयों में प्रदान की जा सकें ताकि दिव्यांग बच्चे सहजता से विद्यालयों में आ सकें। शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव श्री असगर हुसैन सामून द्वारा यह सर्कुलर जारी करते हुए कहा गया है कि इस सर्कुलर के अंतर्गत धारा 89 का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध 10,000 से लेकर 5 लाख तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। सरकारी स्कूलों तथा सरकार से संबद्ध सभी स्कूलों में दिव्यांग बच्चों से संबंधित सभी बुनियादी सुविधाएं देनी होंगी। NIEPVD ने एक और उपलब्धि अपने नाम कर ली है। NIEPVD द्वारा उन संस्थानों के लिए जहां दिव्यांगजन से जुड़ी पढ़ाई व डिप्लोमा कोर्सेज चलाए जाते हैं, एक ऑनलाइन परीक्षा सॉफ्टवेयर तैयार किया है। आपको बता दें कि इस परीक्षा सॉफ्टवेयर का लाभ देश के 200 प्रशिक्षण केंद्र, 6,000 से अधिक छात्र तथा 200 ट्रेनर उठा सकेंगे। संस्थान के निदेशक श्री हिमांशु दास ने बताया कि यह सॉफ्टवेयर किसी बाहरी कंपनी द्वारा तैयार न कराकर संस्थान के ही कंप्यूटर शिक्षकों व IT विशेषज्ञों द्वारा तैयार किया गया है। उन्होंने यह भी बताया कि इस सॉफ्टवेयर का लाभ न केवल दिव्यांगजन बल्कि सामान्य छात्र भी उठा सकेंगे। हालांकि इस सॉफ्टवेयर का निर्माण दिव्यांगजन को ध्यान में ही रखकर किया गया है, किंतु इसका लाभ हर कोई ले सकेगा। आपको बता दें कि यह सॉफ्टवेयर ऑनलाइन परीक्षाओं के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। श्री दास ने बताया कि देश के 200 से अधिक प्रशिक्षण केंद्रों में इसी सॉफ्टवेयर की मदद से परीक्षाएं ली जाएंगी। उन्होंने बताया कि इस सॉफ्टवेयर की अधिक से अधिक जानकारी देने और छात्रों को इसके प्रति जागरूक बनाने के लिए रोजाना 1 से 2 घंटा ऑनलाइन इस सॉफ्टवेयर के विषय में वेबिनार के माध्यम से डेमो दिया जा रहा है। उन्होंने बताया कि कोरोना महामारी के चलते आज के समय में ऑनलाइन शिक्षा पर बल दिया जा रहा है, किंतु दिव्यांग बच्चों को ऑनलाइन शिक्षा में बहुत सी समस्याएं आ रही हैं। ज्यादातर समस्याएं उन लोगों के साथ हैं जिनके अभिभावक तकनीकी को समझने में असमर्थ हैं। ऐसे समय में उन बच्चों की पढ़ाई में कोई बाधा न आए, इस संदर्भ में NIEPVD पूरा प्रयास कर रहा है। संस्थान के मॉडल स्कूल के प्रभारी प्राचार्य श्री अमित शर्मा ने बताया कि छात्रों की पढ़ाई में बाधा न आए, इसलिए छात्रों को चैप्टर वाइज सभी पुस्तकें ऑनलाइन मेल के माध्यम से भेज दी गई हैं। इसके साथ साथ अब संस्थान उनके घरों में ब्रेल पुस्तकें भी भेजना आरंभ करेगा। प्रत्येक छात्र के पते पर 45 से 50 पुस्तकें, क्योंकि वे ब्रेल में होंगी, भेजनी है। अतः पुस्तकालय संकाय से संपर्क कर इस विषय पर कार्रवाई शुरू कर दी गई है। निजी स्कूलों में छात्रों के लिए कक्षा 10वीं की बोर्ड परीक्षा सोमवार से तमिलनाडु में शुरू हो चुकी है। अनुमानित 1200 दिव्यांग छात्र परीक्षा के लिए उपस्थित हुए। कई उम्मीदवारों को परीक्षा केंद्रों तक लगभग 50-60 किलोमीटर की यात्रा पूरी करनी पड़ी। कुछ केंद्रों में पर्याप्त संख्या में स्क्राइब थे, जबकि कुछ छात्रों द्वारा परीक्षा केंद्रों पर एक भी आवंटित नहीं किए जाने की भी रिपोर्ट थी। कविता के बेटे अश्विन कृष्ण सोमवार को तमिलनाडु में शुरू हुई कक्षा 10वीं की बोर्ड परीक्षा में शामिल होने वाले 1200 दिव्यांग छात्रों में से एक हैं। ये परीक्षा केवल राज्य के निजी स्कूलों में छात्रों के लिए आयोजित की जा रही है। उनमें से अधिकांश विकलांग बच्चे हैं। 17 साल के अश्विन को माइल्ड ऑटिज्म है और कविता इस बात को लेकर चिंतित थी कि क्या उन्हें परीक्षा में बैठने की अनुमति दी जाएगी, क्योंकि उन्होंने कोविड टेस्ट नहीं कराया था। परीक्षा केंद्र हमारे घर से 20 किलोमीटर दूर है और हम अनिश्चित थे कि क्या अश्विन को परीक्षा देने की अनुमति दी जाएगी, क्योंकि उन्होंने कोविड टेस्ट नहीं कराया था। सौभाग्य से उसे नहीं रोका गया, ऐसा कहना है कविता का। हालांकि वो अन्य उम्मीदवारों के माता पिता की तरह थी। उन्हें केंद्र के अंदर अपने बेटे के साथ जाने की अनुमति नहीं थी। वे हमें ये देखने के लिए नहीं जाने दे रहे थे कि बच्चे कहाँ बैठे होंगे। हमें घर जाने या किसी मंदिर जाने के लिए कहा गया था, कविता ने कहा। घर वापस जाने का कोई सवाल ही नहीं था, कविता ने कहा, जो कोयम्बटूर से हैं। अश्विन ने परीक्षा के लिए एक स्क्राइब की सेवाओं का इस्तेमाल किया था, लेकिन उसे इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि कोविड के लिए स्क्राइब का परीक्षण किया गया था या नहीं। परीक्षा खत्म होने तक हम 3 घंटे तक बारिश में बाहर इंतजार करते रहे। वे अंदर एक कमरा सौंप सकते थे जहां माता पिता प्रतीक्षा कर सकते थे। जब हमने इस पर आपत्ति जताई तो उन्होंने हमें मंदिर जाने के लिए कहा। कोरोना वायरस जोखिम को देखते हुए वे इतनी लापरवाही से कैसे खारिज हो सकते हैं, ऐसा भी कहा कविता ने। हालांकि हर कोई व्यवस्था किए जाने से नाखुश नहीं था।
कोयम्बटूर में WVS स्पेशल स्कूल में एक शिक्षक पार्वती रविचंद्रन ने शिक्षा विभाग के अधिकारियों को मददगार पाया। परीक्षा केंद्र हमारे स्कूल में है और शिक्षा विभाग सहकारी था। पर्याप्त से अधिक स्क्राइब हैं और सभी बच्चों ने परीक्षा के पूर्व कोविड टेस्ट करवाया, क्योंकि दरवाजे पर परीक्षण करने की व्यवस्था की गई थी। आगे बढ़ते हुए एक ही परिसर में विशेष स्कूलों के बच्चों को रखना एक अच्छा कदम होगा। हालांकि कई परीक्षा केंद्रों पर वहां पाए गए छात्रों को कोई भी स्क्राइब उपलब्ध नहीं था। 2 पुष्ट मामले सामने आए, एक सलेम का और दूसरा कांचीपुरम का, जहां स्क्राइब सहकारी पहुंचने में असमर्थ रहे। Life in the Times of COVID-19, a guide for parents of children with disabilities। यूनेस्को और केरल के कालीकट विश्वविद्यालय द्वारा शुरू की गई 10 पेज की पुस्तिका वैश्विक हो गई है। बुकलेट में दिव्यांग बच्चों के माता पिता और देखभाल करने वालों के लिए दिशा निर्देश हैं। कोरोना वायरस महामारी ने दुनिया भर में माता पिता के लिए कई चुनौतियों को जन्म दिया है। ये विशेष रूप से विकलांग बच्चों के माता पिता और देखभाल करने वालों के लिए है। इन चुनौतियों से निपटने में माता पिता को आसानी और मदद करने के लिए संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को नई दिल्ली और सामुदायिक अक्षमता प्रबंधन और पुनर्वास कार्यक्रम CDMRP कालीकट विश्वविद्यालय ने लाइफ इन द टाइम्स ऑफ COVID-19 नामक एक पुस्तिका शुरू की है। वो पुस्तिका अब वैश्विक हो चुकी है। इस पुस्तिका का यूनेस्को द्वारा कई विदेशी भाषाओं में अनुवाद किया गया है। ये वर्तमान में स्पेनिश, रूसी, नेपाली और स्पेनिश, जिसमें साइन लैंग्वेज संस्करण भी शामिल है, उसमें उपलब्ध है। वर्तमान में अरबी और पुर्तगाली में अनुवाद चल रहा है और दिशा निर्देश यूनेस्को की डिजिटल लाइब्रेरी में भी उपलब्ध है। ये मार्गदर्शक विभिन्न पहलुओं की व्याख्या करता है और माता पिता या देखभाल करने वालों के मानसिक स्वास्थ्य के साथ साथ उनके कर्तव्यों और जिम्मेदारियों को बनाए रखने की आवश्यकता को भी संबोधित करता है। पुस्तिका के 11 खंड विभिन्न विवरणों जैसे बच्चों की स्वच्छता, व्यायाम की दिनचर्या, भोजन की आदतों, मनोवैज्ञानिक कल्याण के साथ साथ मनोरंजन की भी बात करते हैं। दिशा निर्देशों को शुरू में CDMRP द्वारा मलयालम में प्रकाशित किया गया था और बाद में यूनेस्को के सहयोग से अंग्रेजी में जारी किया गया था। विदेशी भाषाओं के अलावा बुकलेट को हिंदी, तमिल और तेलुगु में भी प्रकाशित किया गया है। ये गाइड एक्शन ओरिएंटेड है और COVID-19 के चरम संकट से निपटने में विशेष जरूरतों वाले सभी परिवारों की सेवा करने में ये मदद करेगा। सामुदायिक विकलांगता प्रबंधन और पुनर्वास कार्यक्रम के माध्यम से जागरूकता बढ़ाने में, एक समावेशी दृष्टिकोण बनाने में उनके निरंतर प्रयासों के लिए हम कालीकट विश्वविद्यालय और सामाजिक न्याय विभाग केरल को धन्यवाद देना चाहते हैं। ऐसा कहा यूनेस्को नई दिल्ली के निदेशक एरिक फॉल्ट ने। बेंगलुरु में एक नेत्रहीन वकील ने शहर के एक प्रमुख आवासीय कल्याण संघ के खिलाफ कर्नाटक राज्य आयुक्त के साथ विकलांग व्यक्तियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। शिकायतकर्ता डॉक्टर कल्याण सी कनकनाला ने आरोप लगाया कि आवास के मामलों में जीने और भाग लेने के उनके अधिकारों को बार बार अनुरोध के बावजूद नजरअंदाज किया गया। विकलांग व्यक्तियों के अधिकार RPWD अधिनियम 2016 के धारा 3, 5 और 8 में समानता और गैर भेदभाव, सामुदायिक जीवन के अधिकार और विकलांग लोगों के लिए सुरक्षा और सुरक्षा की गारंटी दी गई। बेंगलुरु में एक नेत्रहीन वकील डॉक्टर कल्याण सी कनकनाला का कहना है कि वो पॉश आवासीय सोसाइटी एलिटा प्रोमेनाड में एक फ्लैट के मालिक के रूप में कभी संतुष्टि महसूस नहीं कर पाए हैं। कल्याण ने करीब 10 साल पहले यहाँ एक फ्लैट खरीदा था। कल्याण का कहना है, शुरुआत से ही कई सुलभ समस्याएं थी, लेकिन मैंने उनमें से बहुत से मुद्दों को नहीं चुना। जब मुद्दों का सिलसिला जारी रहा तो उन्होंने उन्हें एलिट प्रोमेनाड अपार्टमेंट ओनर्स एसोसिएशन के साथ उठाने का फैसला किया। उनका कहना है, विकलांग लोगों के लिए कोई सुगम रास्ते नहीं थे या लिफ्ट में ब्रेल नंबर्स नहीं थे। दिव्यांगजनों के लिए विशिष्ट पार्किंग स्लॉट भी नहीं दिए गए हैं। इन मामलों को हल करने की उनकी अपील कहीं नहीं गई। यहाँ तक कि महत्वपूर्ण समाज से संबंधित मामले और विकास दुर्गम थे। अपना कॉम्प्लेक्स जानकारी साझा करने के लिए समाज के निवासियों द्वारा उपयोग किया जाने वाला ऐप नेत्रहीनों के लिए सुलभ नहीं था। उन्होंने इसे सुलभ बनाने की पेशकश की, लेकिन समिति गैर जिम्मेदार थी। यहाँ तक कि एक सुलभ प्रारूप में दस्तावेजों के लिए उनके अनुरोध को नजरअंदाज कर दिया गया था। जब इस साल जुलाई में हाउसिंग सोसाइटी के चुनाव हुए थे तो मैटर्स आखिरकार सामने आए। बार बार भेदभावपूर्ण रवैये से नाराज और परेशान होने और समान रूप से भाग लेने के अपने अधिकार से बार बार इनकार सहने पर कल्याण ने चुनाव कराने वाले सदस्यों को एक कानूनी नोटिस भेजा।
उन्होंने एक काउंटर नोटिस भेजा। कल्याण ने कहा, अन्य बातों के अलावा नोटिस में कहा गया है कि विकलांग व्यक्तियों के पास ये अधिकार नहीं है कि वे उन आवासों के लिए पूछ सके जो समुदाय में पहुंच के अधीन है। नोटिस में ये भी कहा गया है कि एसोसिएशन और सामुदायिक गतिविधियों में कल्याण की सदस्यता एसोसिएशन की उदारता पर है। कल्याण ने आरोप लगाया कि समिति ने जल्द ही उन्हें बदनाम करने और उन्हें अपमानित करने के लिए अभियान शुरू किया, जिससे उन्हें बाहर निकलने के लिए मजबूर होना पड़ा। 21 वर्षीय व्हीलचेयर उपयोगकर्ता सृष्टि पांडे ने कुछ दिनों पहले अपनी एनटीए परीक्षा में भाग लिया था। दिल्ली की रहने वाली ये छात्रा भयावहता को याद करती है, जिसका सामना उन्हें अपने परीक्षा केंद्रों पर करना पड़ता है, जो व्हीलचेयर उपयोगकर्ताओं के लिए दुर्गम थे। एक महामारी के बीच परीक्षा पहले से ही तनावपूर्ण है। दुर्गमता इसमें स्पष्ट रूप से जुड़ती है। सृष्टि को आवंटित दोनों केंद्र ही दुर्गम थे। ये तब भी है जब उन्होंने अपनी आवश्यकताओं की पूर्व सूचना दी थी। सृष्टि की परेशानियों का लेखा जोखा वायरल हो गया है और कई अन्य विकलांग छात्रों का कहना है कि वे उन्हीं मुद्दों से गुजरे हैं। सृष्टि अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन परीक्षाओं में साइकोलॉजी और अप्लाइड साइकोलॉजी की परीक्षा दे रही थी। उनकी परीक्षा की तारीखें 7 और 10 सितंबर थी। मैंने अपना विकलांगता प्रमाण पत्र अपलोड किया था, इसलिए अधिकारियों को जानकारी थी कि मैं विकलांगता से पीड़ित व्यक्ति हूँ। मुझे वास्तव में लगा कि वे परीक्षा केंद्र को सुलभ बनाने के बारे में कुछ करेंगे। इसके बावजूद भी केंद्र दुर्गम थे, ऐसा कहना है सृष्टि का। सृष्टि को उपस्थित कर्मचारियों द्वारा केंद्र तक ले जाना था। उन्होंने मास्क और दस्ताने पहने हुए थे, लेकिन फिर भी सृष्टि असहज और डरी हुई महसूस कर रही थी। हम एक महामारी के बीच हैं। जब वे मास्क पहने हुए थे, स्टाफ के सदस्यों ने मेरी व्हीलचेयर को पकड़ रखा था, इसलिए संक्रमण का जोखिम अधिक था। सामाजिक गड़बड़ी की कठिनाई को देखते हुए उन्होंने कहा कि कोई सुरक्षा सावधानी नहीं थी। इस अनुभव ने उनकी परीक्षा प्रदर्शन को भी प्रभावित किया। विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम 2016 के बावजूद सभी सार्वजनिक स्थानों पर पहुंच की अनिवार्यता के कारण सृष्टि के खाते ये दर्शाते हैं कि हम इसे वास्तविकता बनाने से कितने दूर हैं। समय के साथ विकलांगता अधिकार कार्यकर्ताओं और अधिवक्ताओं ने इस पर अपनी आवाज उठाई है, लेकिन सरकार की तरफ से कुछ भी सकारात्मक नहीं किया गया है। भारत के अधिकांश हिस्सों में परीक्षाएं फिर से शुरू हो रही हैं और स्कूल जल्द ही शुरू होने वाले हैं। सरकार के स्थानों को सुलभ बनाने के लिए कदम उठाने चाहिए, ताकि विकलांग लोगों को महामारी के दौरान अधिक तनाव से न गुजरना पड़े। NCPEDP और एम्फेसिस ने लंबे समय से माना है कि एक्सेसिबिलिटी आधार है इंक्लूजन के। हालांकि ये केवल भौतिक स्थान तक सीमित नहीं है, उसमें समाविष्ट है कई अन्य लोगों के बीच परिवहन, अवसंरचना, सूचना और प्रौद्योगिकी, एड्स और उपकरण। इसलिए एक्सेस एक ऐसा मुद्दा है जो विकलांगता क्षेत्र, क्षमता और आयु समूह आधार बनाते हैं सशक्तिकरण का। एक अवधारणा जो किसी भी तरह की पहुंच के लिए आंतरिक है, यूनिवर्सल डिजाइन, जिसका अर्थ है कि ऐसा डिजाइन जो सबसे बड़ा उपयोग करने योग्य हो, उम्र, क्षमता या स्थिति की परवाह किए बिना हर किसी के लिए संभव हो। इसी प्रकार 2010 में एम्फेसिस के समर्थन के साथ NCPEDP ने लॉन्च किया NCPEDP एम्फेसिस यूनिवर्सल डिजाइन अवार्ड्स, और अब 2020 में पुरस्कारों के 11वें संस्करण को देखा जाएगा और इसे 4 श्रेणियों में बांटा जाएगा। श्रेणी A, B और C विकलांग व्यक्तियों, कार्यशील पेशेवर और कंपनियां या संगठन को दी जाएंगी क्रमशः। चौथे पुरस्कार की श्रेणी वर्ष 2018 में स्वर्गीय श्री जावेद आबिदी की स्मृति में स्थापित की गई थी। एम्फेसिस के समर्थन के साथ NCPEDP आप सभी को इस समारोह में शामिल होने के लिए आमंत्रित करते हैं। पुरस्कार प्रस्तुति समारोह सोमवार 28 सितंबर 2020 को 4:30 बजे से शुरू होगा। रजिस्टर करने के लिए आज ही कांटेक्ट करें 7303944839 या फिर secretariat.ncpedp@gmail.com पर मेल करें। दिव्यांग जानकारी के अभाव में लाभकारी योजना से वंचित न हो, इसके लिए जिला से लेकर पंचायत स्तर तक कमेटी गठित की गई है। उक्त बातें प्रखंड मुख्यालय के सभागार में प्रखंड स्तरीय दिव्यांगजन कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राज्य आयुक्त निरीक्षकता डॉक्टर शिवाजी कुमार ने कही। उन्होंने कहा कि कमेटी द्वारा मिलने वाली लाभकारी योजनाओं की जानकारी का आदान प्रदान होता रहे। साथ ही वर्ष 2030 तक सभी दिव्यांगों की आय 30,000 रुपए से ऊपर करने का लक्ष्य बनाया गया है।
कार्यक्रम में मौजूद पीओ मनोरंजन कुमार रंजन को बचे दिव्यांगों के जॉब कार्ड 2 दिन के अंदर बनाने का निर्देश दिया गया। साथ ही ये भी कहा गया है कि काम नहीं मिलने पर दिव्यांगजनों को बेरोजगारी भत्ता देने का प्रावधान है। पंचायत स्तर पर संचालित योजनाओं में इन लोगों को प्राथमिकता दी जाएगी। कार्यक्रम में 21 तरह के दिव्यांगों को चिन्हित किया गया है, जिन्हें शिक्षा, स्वास्थ्य, रेल यात्रा, नौकरी आदि में आरक्षित करते हुए प्राथमिकता दी जा रही है। कार्यक्रम के दौरान आयुक्त ने बीडीओ डॉक्टर नवकंच कुमार को निर्देश देते हुए कहा कि मतदाता दिव्यांग का सूची तैयार कर मतदान के दौरान होने वाली और सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए उनकी व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। कार्यक्रम में एक दिव्यांग द्वारा एकल परिवार होने पर राशन कार्ड नहीं बनने की शिकायत की गई, जिस पर एमओ को स्पष्टीकरण करने के लिए बीडीओ को निर्देश दिया गया। कार्यक्रम के बाद अधिकारियों ने बहादुरपुर, पटोरी एवं इमनसराय पंचायत का निरीक्षण किया एवं कई निर्देश दिए। मौके पर तलाश के सदस्यों ने आयुक्त का स्वागत किया। कार्यक्रम में जिला सहायक निर्देशक दिव्यांग गायत्री कुमारी, सीओ चंदन कुमार, थाना अध्यक्ष सुनील कुमार, सीडीपीओ मधु प्रियदर्शनी, प्रखंड कल्याण पदाधिकारी रामाशंकर कुमार, चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर अमिताभ रंजन, मुखिया मोहन ठाकुर, रामकृपाल ठाकुर, नविता कुमारी सहित कई प्रखंड कर्मी मौजूद थे। शहर के 2500 सहित प्रदेश के 15 लाख दिव्यांगों को बस किराए में यूटीआईडी कार्ड से मिलेगी 50% तक छूट। परिवहन आयुक्त ने जारी किए निर्देश, नहीं बनवाना होगा अलग परिचय पत्र। दिव्यांगजनों हेतु देश की सर्वश्रेष्ठ संस्था स्नेह के संस्थापक पंकज मारू के प्रयासों से प्रदेश के 15 लाख दिव्यांगों का जीवन आसान करने के लिए बड़ी सुविधा उन्हें मिली है। मध्य प्रदेश के 15 लाख से अधिक उज्जैन जिले के 20,000 एवं शहर के 2500 दिव्यांगजन को अब किसी भी प्रकार की बस से देश के भीतर कहीं भी यात्रा करने पर यूनिक डिसेबिलिटी आइडेंटिटी कार्ड यूडीआईडी कार्ड दिखाने पर 50% की छूट किराए में मिलेगी। उन्हें इस छूट के लिए क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय जाकर अलग से कार्ड बनवाने की आवश्यकता नहीं होगी। गौरतलब है कि बसों के किराए में छूट का लाभ लेने के लिए अब तक अलग से कार्ड बनवाने के लिए जिला मुख्यालय के परिवहन कार्यालय जाना होता था। इससे समय और धन खर्च होने के साथ ही परिजनों को भी परेशानी होती थी। ऐसे भी कई मामले सामने आए कि 3 से 4 चक्कर के बाद ही पास बन पाते थे। आप सभी के लिए एक विशेष सूचना। डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज ने 3.75 करोड़ रुपए सहित अपनी मंजूरी प्रदान कर उत्तराखंड राज्य में 44 पर्यटक स्थानों और तीर्थ यात्रा केंद्रों को दिव्यांगजनों के लिए सुगम बनाने का आदेश जारी किया। साथ ही साथ केंद्र सरकार ने किरण नामक एक हेल्पलाइन नंबर 1800-599-0019 बनाई है, जो कि भारत की पहली 24/7 राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास हेल्पलाइन होगी। हेल्पलाइन का उद्देश्य प्रारंभिक जांच, प्राथमिक चिकित्सा, मनोवैज्ञानिक सहायता, संकट प्रबंधन, मानसिक कल्याण और मनोवैज्ञानिक संकट प्रबंधन प्रदान करना है और इसे विकलांग व्यक्तियों के अधिकारिता विभाग DEPWD द्वारा प्रबंधित किया जाएगा। ये 25 हेल्पलाइन केंद्रों पर 660 स्वयं सेवकों, नैदानिक और पुनर्वास मनोवैज्ञानिकों और 75 अन्य विशेषज्ञों द्वारा समर्थित किया जाएगा और राष्ट्रीय विकलांग व्यक्तियों के लिए एकाधिक विकलांगों और राष्ट्रीय संस्थान द्वारा समन्वित किया जाएगा। मेलबर्न, ऑस्ट्रेलिया में मोनाश विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने एक मस्तिष्क प्रत्यारोपण की मदद से दृष्टि को पूरी तरीके से वापस लाने के लिए एक बायोनिक आई का दावा किया है। टीम का दावा है कि ये दुनिया की पहली बायोनिक आंख है। बायोनिक आंख गेनारिस बायोनिक विजन सिस्टम अब लगभग 1 दशक से विकास के अधीन है। ये क्षतिग्रस्त ऑप्टिक नसों को दरकिनार करके काम करता है ताकि संकेतों को रेटिना से मस्तिष्क के दृष्टि केंद्र तक प्रेषित किया जा सके। प्रणाली सरल है। उपयोगकर्ता को एक कस्टम डिजाइन किए गए हेडगियर पहनना होगा, जिसमें कैमरा और एक वायरलेस ट्रांसमीटर स्थापित होगा। 9 मिलीमीटर टाइल्स के एक सेट को मस्तिष्क में प्रत्यारोपित किया जाता है, जो रिसीवर से संकेत प्राप्त करता है। मोनाश विश्वविद्यालय के इलेक्ट्रिकल और कंप्यूटर सिस्टम इंजीनियरिंग विभाग में प्रोफेसर आर्थर लोवी ने एक बयान में कहा
हमारा डिजाइन प्रकाश के 172 स्पॉट फॉस्फेन के संयोजन से एक दृश्य पैटर्न बनाता है, जो व्यक्ति को इंडोर और आउटडोर नेविगेट करने के लिए जानकारी प्रदान करता है, वातावरण, लोगों और उनके आसपास की वस्तुओं की उपस्थिति को पहचानता है। शोधकर्ताओं ने भेड़ में कम से कम साइड इफेक्ट के साथ सफल परिणाम देखे हैं, जहां ये कुल 200 घंटे के सिमुलेशन के साथ एक न्यूमेटिक इंसुलेटर का उपयोग करके उनके दिमाग में सुरक्षित रूप से प्रत्यारोपित किया गया था। वे अब इसे अपने पहले मानव नैदानिक परीक्षण के लिए अगले स्तर पर ले जाने को तैयार हैं, जो कि मेलबर्न में आयोजित होने की उम्मीद है। शोधकर्ता अब विनिर्माण प्रक्रिया और वितरण को गति देने के लिए धन को सुरक्षित करना चाहते हैं। समर्थनम ट्रस्ट एक गैर लाभकारी संगठन है जो 23 सालों से दिव्यांगजनों को सशक्त बनाने में सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक विषयों में दिव्यांगजनों को पूर्ण रूप से अपना योगदान देने में मदद करते हैं। विभिन्न पहलों के माध्यम से शिक्षा, आजीविका, पर्यावरण, स्वास्थ्य पोषण, खेल, संस्कृति और पुनर्वास जैसे क्षेत्रों में। स्थापना के समय दिव्यांगजनों के लिए उच्च शिक्षा समर्थनम के प्रमुख कार्यक्रम का हिस्सा रही थी। समर्थनम उन छात्रों के लिए छात्रवृत्ति सहायता की घोषणा करना चाहते हैं जो अपनी कक्षा 10वीं और 12वीं पूरी कर चुके हैं और जो आगे बढ़ने में रुचि रखते हैं और उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं। शैक्षणिक वर्ष 2020 से 2021 में छात्रवृत्ति का लाभ उठाने के लिए छात्रों को पंजीकरण पूरा करना होगा। https://www.samarthanam.org/scholarship-application/ स्कॉलरशिप के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि 30 सितंबर 2020 है। किसी भी अन्य स्पष्टीकरण के लिए कृपया 9480835957 या फिर 8792212867 पर संपर्क करें। AICB की ओर से मार्गा शुल्जे स्कॉलरशिप के संदर्भ में एक खास अपडेट के लिए चलते हैं। आइए संस्थान की सचिव गौरी सेन के पास। नमस्कार श्रोताओं, मैं गौरी सेन ऑल इंडिया कन्फेडरेशन ऑफ द ब्लाइंड की ओर से रेडियो उड़ान के श्रोताओं को मैं AICB की ओर से ये सूचित करना चाहती हूँ कि मार्गा शुल्जे स्कॉलरशिप स्कीम, जो कि खास तौर पे दृष्टिबाधित छात्राओं के लिए है, उसकी अंतिम तिथि अब बढ़ा दी गई है। पहले भी जो पेंडेमिक सिचुएशन था उसको देखते हुए और स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज वगैरह नहीं खुल रहे थे, इस सिचुएशन को देखते हुए इसकी जो अंतिम तिथि थी वो 31 अगस्त से बढ़ाकर 30 सितंबर कर दी गई थी। लेकिन क्योंकि सितंबर माह में भी यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस नहीं खुले हैं और वो जो फॉर्म है मार्गा शुल्जे स्कॉलरशिप स्कीम का, उस पे आपके कॉलेज या यूनिवर्सिटी की रिकमेंडेशन ज़रूरी है, तो इसके मद्देनज़र ये तय किया गया है कि इसकी डेट जो है वो लास्ट डेट 15 अक्टूबर कर दी गई है और 15 अक्टूबर तक आप AICB के कार्यालय में अपने स्कॉलरशिप स्कीम का फॉर्म भेज सकते हैं। और इससे संबंधित अधिक जानकारी के लिए, इसका फुल नोटिस हासिल करने के लिए आप AICB की वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं। वेबसाइट है हमारी www.aicb.org.in। आप इसके लिए यदि आपको डाउनलोड करने में कोई दिक्कत पेश आ रही हो तो आप हमें ईमेल भी लिख सकते हैं, जो कि है aicbdelhi@yahoo.com। और आप इसके अलावा ऑल इंडिया कन्फेडरेशन ऑफ द ब्लाइंड के फेसबुक पेज पे भी जाके हमारी हर लेटेस्ट जो नोटिस है उसको देख सकते हैं। बुकशेयर की ओर से आयोजित होने वाले वर्कशॉप्स का सिलसिला जारी है। आइए चलते हैं एक और वर्कशॉप की जानकारी के लिए बुकशेयर के पास। बुकशेयर के सभी मित्रों को नमस्कार। बुकशेयर का अगला ऑनलाइन सेशन होने जा रहा है 27 सितंबर 2020 को रविवार को सुबह 11 बजे। ये वर्कशॉप एनहांस योर स्किल श्रृंखला की ही कड़ी है। इस वर्कशॉप में मॉक इंटरव्यू सेशन की जानकारी हमारे 2 मुख्य अतिथि देने वाले हैं। इस वर्कशॉप में हमारे मुख्य अतिथि है मिसेस निकिता राउत और मिस सदाफ खान। और सदाफ जी और निकिता जी दोनों ही
रिक्रूटिंग इस विषय पर बहुत सारी समझ रखते हैं और साथ ही साथ बहुत सारे दृष्टिबाधितों को मार्गदर्शन दिया है। उनके इंटरव्यू की तैयारी के दौरान उनकी मदद भी की है। इसी वर्कशॉप में हम आपको एक एप्लीकेशन का डेमोन्स्ट्रेशन भी देने वाले हैं। इस एप्लीकेशन का नाम है एक्सटर्नल कीबोर्ड हेल्पर। इस एप्लीकेशन के द्वारा फिजिकल कीबोर्ड को एंड्रॉइड फोन से जोड़कर आप हिंदी या तमिल में टाइप कर सकते हैं, नेटिव या इनस्क्रिप्ट तरीके से। ये उन लोगों के लिए मददगार साबित होगा जो हिंदी और तमिल या हिंदी या तमिल में एंड्रॉइड फोन पर लिखना जानते हैं और इससे वो अपने एंड्रॉइड फोन द्वारा लंबे डॉक्यूमेंट लिख पाएंगे या बना पाएंगे। ये एप्लीकेशन का इस्तेमाल हिंदी मीडियम या तमिल मीडियम से लिखने वाले विद्यार्थियों को सीखने और अपने असाइनमेंट खुद से पूर्ण करने में, नोट्स बनाने में और स्वयं परीक्षा देने में मदद करेगा। इस वर्कशॉप से जुड़ने के लिए आपको रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी है। जिन लोगों ने इसके पहले के वर्कशॉप में भाग लिया है उन्हें दोबारा रजिस्ट्रेशन करवाने की जरूरत नहीं है। उन्हें हमारी ओर से ईमेल पर मीटिंग आईडी मिल जाएंगी। जो लोग पहली बार इस सेशन से जुड़ने वाले हैं उन्हें रजिस्ट्रेशन कराना बेहद जरूरी है। रजिस्ट्रेशन के लिए उन्हें बुकशेयर की हेल्पलाइन पर कॉल करना होगा। बुकशेयर की हेल्पलाइन सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 से लेकर शाम के 5 बजे तक शुरू होती है और शनिवार को सुबह 9 से लेकर दोपहर के 3 बजे तक ही शुरू रहती है। बुकशेयर का हेल्पलाइन नंबर है 9650211575। मैं दोबारा दोहराती हूँ 9650211575 और बुकशेयर का दूसरा हेल्पलाइन नंबर है 9284028466। मैं दोबारा दोहराती हूँ 9284028466। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। मैथ्स ऑनलाइन कक्षाओं से भारी प्रतिक्रिया के बाद अब सक्षम लेकर आए हैं सभी भारतीय नेत्रहीनों के लिए अपने घर के आराम से अंग्रेजी सीखने के लिए ऑनलाइन अंग्रेजी कक्षाएं। अब घर बैठे बैठे आप भी अंग्रेजी में महारत हासिल कर सकेंगे। कोर्स की अवधि 1 महीने है, कोई शुल्क देय नहीं है। 28 सितंबर 2020 की तारीख से ये शुरू होगा। कक्षा का समय सोमवार से शुक्रवार 7 से 8 बजे। कक्षाएं जूम ऐप पर आयोजित की जाएंगी। सीमित सीटें उपलब्ध है। 25 सितंबर 2020 को पंजीकृत करने की अंतिम तिथि है। अधिक जानकारी के लिए आज ही मेल करें sakshampathshala@gmail.com पर या व्हाट्सएप पर 9780079584 या फिर 8800420574। आपकी प्रशिक्षक होंगी डॉक्टर कोमल त्यागी, प्रोफेसर इन द डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश एंड रिसर्च सेंटर एट मेहरचंद महाजन DAV कॉलेज फॉर वुमेन, चंडीगढ़। उनकी रुचि के क्षेत्र हैं इंग्लिश, कम्युनिकेशन स्टडीज और जेंडर स्टडीज। ध्यान दें, कोई प्रमाण पत्र प्रदान नहीं किया जाएगा। सभी की बेहतर समझ के लिए कक्षाएं अंग्रेजी और हिंदी में होंगी। तेज इंटरनेट के साथ स्मार्टफोन या लैपटॉप अनिवार्य है। ब्लाइंड टेक कम्युनिकेशन अपने तीसरे बैच के साथ आप सभी के लिए एंड्रॉइड मोबाइल पर विभिन्न प्रकार के कोर्स दोबारा लेकर हाजिर है। आपके एंड्रॉइड मोबाइल का एक्सपीरियंस और भी बेहतरीन करने के लिए इस बार आपके लिए फलां कोर्सेज उपलब्ध हैं। ऑडियो और वीडियो एडिटिंग ट्रेनिंग, अवधि 2 सप्ताह, समय प्रतिदिन 1 घंटा, शाम 5 से 6, शुल्क मात्र 150 रुपए। गूगल एंड माइक्रोसॉफ्ट एप्स ट्रेनिंग, अवधि 1 सप्ताह, समय प्रतिदिन 1 घंटा, शाम 6 से 7 बजे तक, शुल्क मात्र 100 रुपए। टेक्स्ट एडिटिंग, टाइपिंग एंड नेविगेशन विद टॉक बैक, अवधि 3 दिन, समय प्रतिदिन 40 मिनट, दोपहर 12 बजे से 12:40 तक, शुल्क मात्र 60 रुपए। PDF बनाना, अवधि 2 दिन, समय प्रतिदिन 40 मिनट, दोपहर 3:30 बजे से 4:10 तक, शुल्क मात्र 50 रुपए। ये सभी कोर्स 28 सितंबर 2020 से शुरू होंगे। रजिस्ट्रेशन करवाने की अंतिम तिथि 27 सितंबर 2020 है। आप इनमें से एक या एक से अधिक कोर्स भी कर सकते हैं। कोर्स की फीस का भुगतान आप किसी भी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन या बैंक द्वारा कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आज ही कांटेक्ट करें 6239561506 या फिर 9888185807। आप ईमेल भी कर सकते हैं inderpreet singh 082920001
@gmail.com। डिटेल्ड न्यूज बुलेटिन के बाद अब वक्त एक बार फिर छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर वापस आते हैं। सुनते रहिए प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स ओनली ऑन रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। अब रंगों से भरिए अपनी जिंदगी। रेजलाइन फाउंडेशन आपके लिए लाया है कलरिंग टैक्टाइल बुक। इस टैक्टाइल ड्राइंग बुक के द्वारा बच्चे अपने फाइन मोटर स्किल और टैक्टाइल परसेप्शन को डेवलप कर सकते हैं। इस बुक में दी गई ड्राइंग्स को बच्चे मार्केट में इजीली अवेलेबल कलर्स के द्वारा फिल कर सकते हैं। ये बुक मात्र 240 रुपए में उपलब्ध है। ऑर्डर करने के लिए लॉगिन करें www.sectech.in। ज्यादा जानकारी के लिए कॉल करें 9266626368 या 9266626367। हैप्पी कलरिंग। हाँ भी हो गई तैयारी स्पीच की? हाँ हो ही गई। सारे लोग तो पढ़ के देंगे, तू भी ब्रेल में लिख लेती। यार कितने साल हो गए ब्रेल को हाथ लगाए, जब से कंप्यूटर आया ना ब्रेल को तो छुआ तक नहीं। मुझे याद है, कर लूंगी। Now I would like to call upon contestant number 4. तो तेरा नंबर आ गया, ऑल द बेस्ट। Good morning everyone. The topic of my speech is environment. Environment is the surrounding in which we live. It is a source of life. Good or bad quality of social life depends upon the quality of our natural environment. The need of काश आपने समय पर ब्रेल सीख ली होती तो आज इतनी परेशानियों का सामना न करना पड़ता। ब्रेल दृष्टिबाधितों के लिए उतनी ही महत्वपूर्ण और आवश्यक है जितनी कि टेक्नोलॉजी। ब्रेल इज अ की टुवर्ड्स इंडिपेंडेंट लाइफ फॉर द ब्लाइंड। रेडियो उड़ान द्वारा जनहित में जारी। अरे जाती है तो जाने भाई, सुबह सुबह क्या करके डरा मत। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिलीप जोशी, तारक मेहता का उल्टा चश्मा का आपका प्यारा सा जेठालाल, और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। For more info, log on to www.radioudan.com. Subscribe our YouTube channel RADIO UDAAN. Stay tuned, keep listening Radio Udan. ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत। दोस्तों, हमने एक चर्चा की थी हेडलाइंस में कि श्री A.K. मित्तल का निधन हो गया है। दृष्टिबाधित समाज को एक बड़ी क्षति है। श्री A.K. मित्तल वर्ल्ड ब्लाइंड यूनियन के जनरल सेक्रेटरी और ऑल इंडिया कन्फेडरेशन ऑफ द ब्लाइंड के प्रेसिडेंट थे, और ब्रेल काउंसिल इंडिया का भी एक लंबे समय तक इन्होंने प्रतिनिधित्व किया था, और NIPVD के डायरेक्टर भी रहे थे। तो आइए उन श्री A.K. मित्तल साहब को याद करते हैं, उनके बारे में ज्यादा बातचीत करते हैं प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स के और ओपिनियन सेगमेंट में दानिश महाजन के साथ। या दोस्तों, कम्युनिटी कलर की सेगमेंट और ओपिनियन में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं दानिश महाजन। कहते हैं कि परिवार में बुजुर्गों का होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वो यंगस्टर को सलाह देते हैं, उनको अपने एक्सपीरियंस से गाइड करते हैं और उनकी एक मजबूत फाउंडेशन रखते हैं। लेकिन जब परिवार से बुजुर्ग चले जाते हैं तो एक बड़ा लॉस होता है। वही कुछ विजुअली इंपेयर्ड फैमिली के साथ हो रहा है। 22 सितंबर को खबर मिली, श्री अजय कुमार मित्तल जी यानी A.K. मित्तल जी हमारे बीच नहीं रहे। पहले पिंचा सर का जाना और अब मित्तल साहब का जाना, ये ब्लाइंड कम्युनिटी के लिए बहुत बड़ा आघात है। इनके कंट्रीब्यूशन और इनकी विजन का कोई मुकाबला नहीं है। इनकी विजन और इनके कंट्रीब्यूशन को ना तो कभी हम भुला सकते हैं, और ये भी बहुत मुमकिन है कि हमें ऐसे योद्धा दोबारा ना मिले।
24 मार्च 1948 को मथुरा में मित्तल साहब का जन्म हुआ। काफी चैलेंजिंग लाइफ उनकी रही, काफी स्ट्रगल किया, लेकिन वो बहुत इंटेलिजेंट थे। ऐसा कहा जाता है कि शायद ही उनके मुकाबले का कोई नॉलेजेबल शख्स हो हमारी कम्युनिटी में। उनके पास 2-2 डिग्रीज थी, इंग्लिश और एजुकेशन की। आप समझिए कि उस समय पर 2-2 डिग्रीज लेना कितनी बड़ी बात है। वो नेशनली और इंटरनेशनली पर्सन्स विद विजुअल डिसेबिलिटी को रिप्रेजेंट करते थे। अगर उनके करियर को हम देखें तो उसी से हमें पता चल जाएगा कि उनका कंट्रीब्यूशन कितना है। जेपीएम सीनियर सेकेंडरी स्कूल फॉर द ब्लाइंड जो बीआरए रन करता है, ब्लाइंड लीफ एसोसिएशन, वहां वो प्रिंसिपल थे। एनआईवीएच जो आज की डेट में एनआईईपीबीडी, वहां के वो डायरेक्टर रहे। फिर जो उनका एक चेन्नई में सेंटर था, वहां भी वो डायरेक्टर रहे। एआईसीबी के वो प्रेसिडेंट रहे और एआईसीबी को खड़ा करने में एक अहम रोल अदा किया। यूएसए के एक रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट से उन्होंने एजुकेशन का डिप्लोमा किया था। वर्ल्ड ब्लाइंड यूनियन में 2008 से 16 तक वो पहले ट्रेजरर थे और फिर जनरल सेक्रेटरी बने। जहां तक मुझे याद आता है कि ही वॉज द फर्स्ट ब्लाइंड फ्रॉम इंडिया टू बी जनरल सेक्रेटरी ऑफ वर्ल्ड ब्लाइंड यूनियन। ये अपने आप में ही दर्शाता है कि वो कितने इंटेलिजेंट थे, कितने हार्ड वर्किंग थे। वर्ल्ड ब्लाइंड यूनियन में जनरल सेक्रेटरी बनना, जहां पूरे वर्ल्ड के ब्लाइंड होते हैं, इससे हमें पता चलता है वो कितने प्रतिभा के धनी थे। और मुझे याद है कि मैंने उनसे पूछा कि ये एक प्राउड मोमेंट है हमारे लिए कि आप बने हैं और आपको इसके लिए बहुत बहुत मुबारकबाद। तो उन्होंने कहा था कि प्राउड मोमेंट तो है दानिश, लेकिन साथ ही साथ इस पोस्ट पर आने के साथ साथ कई ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं जिसके लिए मुझे बहुत काम करना है। तो ये जो पोस्ट आई है, ये रिवॉर्ड तो लाई है, लेकिन रिवॉर्ड के साथ साथ उससे कई गुना ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेके आई है। और अब यही मकसद है कि उसको सुचारू रूप से चलाया जाए। एजुकेशन उनका सबसे फेवरेट एरिया था और हर जगह कंट्रीब्यूट करते थे। वर्ल्ड ब्लाइंड यूनियन जो कि यूएनओ से एफिलेटेड है, वहां मित्तल साहब की अहम भूमिका रही तमाम बड़े प्रोजेक्ट्स को आगे बढ़ाने के लिए, चाहे वो यूएनओ के सस्टेनेबल गोल क्यों ना हो, उसको कैसे इंप्लीमेंट करवाया जाए, उस पर कैसे काम किया जाए, उन चीजों को लेके वो हमेशा ये मानते थे कि एक राइट बेस्ड इंक्लूसिव सोसाइटी होनी चाहिए और आदमी को क्वालिटेटिव लाइफ जीनी चाहिए। अपने आप को इतना स्किलफुल बनाओ कि जॉब्स आपके पास खुद आए, आपको उसके पास ना जाना पड़े। कई कमेटीज के वो चेयरमैन थे और सबसे बात करते थे, सबसे प्यार से बात करते थे। मुझे याद है कि मैंने 2 बार उनसे इंटरव्यू की और हाल ही में जब पिंचा जी की डेथ हुई तो उनसे मैंने बात की कि पिंचा सर को लेकर उन्होंने अपना ट्रिब्यूट मैसेज हमें दिया था। तो आप कभी भी उनसे बात कर सकते थे। ही इज ऑलवेज एक्सेसिबल और हमेशा आपको वो गाइड करते थे। ही वॉज ए ग्रेट जेंटलमैन। वर्ल्ड ब्लाइंड यूनियन में भी उनके निधन पर दुख व्यक्त किया है और रेडियो उड़ान की तमाम टीम और लिसनर्स के बिहाफ से हम उन्हें श्रद्धांजलि देते हैं और इस दुख की घड़ी में हम उनके परिवार के साथ हैं। लेकिन उनके जाने से जो हमारी कम्युनिटी को लॉस हुआ है, इसकी भरपाई मुश्किल ही नहीं बल्कि असंभव है। अब हमारा ये फर्ज बनता है कि हम जो उनकी विजन थी एक राइट बेस्ड इंक्लूसिव सोसाइटी को आगे बढ़ाने की, उसको आगे लेके जाएं, क्वालिटेटिव लाइफ जीने की और अपने आप को इतना स्किलफुल बनाएं कि जॉब्स हमारे पास खुद आए। वो कंट्रोवर्सीज से हमेशा दूर रहते थे और काम करने में विश्वास करते थे। उनका हमेशा ये कहना था कि मैं काम करने में विश्वास करता हूं।
लैंग्वेज पर जबरदस्त कमांड और हर विषय के वो ज्ञाता थे। हर सब्जेक्ट पर उनके थॉट्स जबरदस्त थे। आप रेडियो उड़ान के जो मैंने इंटरव्यू किए हैं उनके YouTube पर सुन सकते हैं। अगर आप रेडियो उड़ान A.K. मित्तल जी लिखेंगे तो आपको वो इंटरव्यूज मिल जाएंगे और ट्रिब्यूट के तौर पे उनके पुराना जो उनके साथ हमारा पुराना इंटरव्यू है वो हम संडे को 9 बजे ब्रॉडकास्ट करेंगे। आप लोगों को उसको भी जरूर सुनना चाहिए। तो आइए मिलकर एक बार उन्हें श्रद्धांजलि देते हैं और ये प्रण लेते हैं कि उनकी विजन को हम आगे लेके जाएंगे, उनकी लेगेसी को हम आगे लेके जाएंगे। नमस्कार। तो उम्मीद करते हैं कि आपको और ओपिनियन सेक्शन जरूर पसंद आया होगा और ये पूरा प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। तो अब प्रोग्राम के आखिरी पड़ाव की ओर बढ़ रहे हैं। चलते चलते आइए जान लेते हैं न्यूज हेडलाइंस एक बार फिर। कानपुर में एक दिव्यांग महिला के साथ गैंगरेप का मामला आया सामने। मास्क लगाकर घुसे थे बदमाश घर के भीतर। हरियाणा के रोहतक जिले में कोरोना वायरस की बहुत बड़ी चेन। जन सेवा संस्थान में 60 दिव्यांग एक साथ पाए गए संक्रमित। झांसन बागेश्वर में विकलांगता प्रमाण पत्र बनाने के लिए लगाया गया शिविर बदला धरने में। ऑर्थो को छोड़कर कोई भी स्पेशलिस्ट नहीं था उपलब्ध। बेंगलुरु के एक दृष्टिबाधित वकील ने बेंगलुरु की एक रेजिडेंशियल सोसाइटी के खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन का किया केस दर्ज। मध्य प्रदेश के 15 लाख दिव्यांगों को बसों में UDID कार्ड के जरिए मिलेगी किराए में छूट। और दृष्टिबाधित समाज को एक बड़ी क्षति। वर्ल्ड ब्लाइंड यूनियन के जनरल सेक्रेटरी और ऑल इंडिया कन्फेडरेशन ऑफ द ब्लाइंड के प्रेसिडेंट श्री A.K. मित्तल का निधन। पूरा दृष्टिबाधित समाज शोक में डूबा। तो इसी के साथ मुझे यानी पुनीत को प्रोग्राम खत्म करने की दीजिए इजाजत। मैं फिर मिलूंगा किसी और दिन किसी और प्रोग्राम में। बाय बाय, गुड नाइट, शब्बा खैर, जय हिंद, जय